क्या कभी ये ख्याल आया है कि ये मशीनें जिन्हें हम मतलब रोबोट कहते हैं, ये असल में सिर्फ फिल्मों की बातें नहीं है। आज ये हमारी फैक्ट्रियों, घरों, यहाँ तक कि अस्पतालों का हिस्सा कैसे बन गई? और हाँ, ये रोबोट शब्द ये आया कहाँ से? हाँ, ये सवाल वाकई दिलचस्प है और आज हम इन्हीं सब पहलुओं को जरा गहराई से समझने की कोशिश करेंगे। हमारे पास जो जानकारी है, जो स्रोत सामग्री है, वो पूरी तरह से रोबोटिक्स की दुनिया पर ही है। ये क्या है, कैसे काम करते हैं, इनका इतिहास क्या रहा है और आगे क्या हो सकता है। बिल्कुल। तो आज का हमारा विषय है रोबोटिक्स और हमारा मकसद है जो भी जानकारी हमें मिली है उसके आधार पर यह समझना कि रोबोट की परिभाषा क्या है, उनके काम करने का तरीका क्या है, इंसानों के लिए उनके क्या फायदे हैं और क्या सीमाएं हैं, उनका सफर कैसा रहा है, कितनी तरह के होते हैं और भविष्य कैसा दिख सकता है। हाँ, और कोशिश यही रहेगी कि ये एक सहज बातचीत की तरह हो, ताकि जो स्रोत सामग्री के मुख्य बिंदु हैं वो आसानी से समझ आ सकें, कोई लेक्चर जैसा न लगे। तो चलिए फिर शुरू करते हैं सबसे बुनियादी सवाल से। आखिर ये रोबोट होता क्या है? स्रोत इसे कैसे परिभाषित करते हैं? देखिए, स्रोत बताते हैं कि मूल रूप से रोबोट एक ऐसी मशीन है जिसे प्रोग्राम किया जा सकता है। वो या तो अपने आप मतलब स्वचालित तरीके से काम कर सकती है या फिर अर्ध स्वचालित यानी थोड़े इंसानी कंट्रोल के साथ। अच्छा। और इसके लिए वो 3 मुख्य चीजों का इस्तेमाल करती है: सेंसर्स, एक्चुएटर और एक कंट्रोल सिस्टम। सेंसर्स, एक्चुएटर, कंट्रोल सिस्टम, ये सुनने में थोड़े भारी शब्द लगते हैं। अगर हम इनके काम करने के तरीकों को समझें तो ये तीनों मतलब मिलकर करते क्या हैं? इसे ऐसे समझ सकते हैं कि रोबोट का काम 3 हिस्सों में बटा होता है। पहला है सेंसिंग, मतलब महसूस करना या जानकारी इकट्ठा करना, जैसे हम अपनी आंखों, कानों से करते हैं। बिल्कुल। रोबोट अपने सेंसर्स जैसे कैमरा, माइक्रोफोन या तापमान नापने वाले सेंसर का इस्तेमाल करके अपने आसपास के माहौल को समझते हैं, जानकारी जुटाते हैं। ठीक है, तो पहले जानकारी जमा की, फिर दूसरा स्टेप है प्रोसेसिंग या कंट्रोल। जो जानकारी सेंसर्स से मिली वो रोबोट के दिमाग तक जाती है, यानी उसके कंट्रोलर या प्रोसेसर तक, जो एक तरह का कंप्यूटर ही है। वहाँ उस जानकारी को समझा जाता है, उसका विश्लेषण होता है और ये तय किया जाता है कि अब करना क्या है। और फिर आता है एक्शन, मतलब असल काम। हाँ, बिल्कुल। तीसरा हिस्सा है एक्चुएशन या एक्शन। प्रोसेसर से जो निर्देश मिलते हैं उनके आधार पर रोबोट के एक्चुएटर्स जैसे मोटर, पिस्टन या कोई हाथ जैसा पुर्जा वो हरकत में आते हैं और असल काम करते हैं। जैसे कोई चीज उठाना या चलना फिरना। हाँ, या पहियों को घुमाना, कोई खास हरकत करना। तो सेंसिंग, प्रोसेसिंग, एक्शन, ये चक्कर लगातार चलता रहता है। ये प्रक्रिया तो समझ आ गई। अब ये देखते हैं कि इस तकनीक से हम इंसानों को क्या फायदा मिल रहा है। स्रोत सामग्री में क्वालिटी बढ़ाने का जिक्र है। हाँ, ये एक बहुत बड़ा फायदा है। स्रोत बताते हैं कि रोबोट्स जो है वो उद्योगों और सेवाओं में प्रोडक्ट्स और क्लासेस की क्वालिटी को काफ़ी बेहतर बनाते हैं, क्योंकि वो एक ही काम को बार बार बिना थके और बिना इंसानी गलती के कर सकते हैं। इससे सटीकता बढ़ती है। कोई उदाहरण है इसका? हाँ, जैसे डाविंची सर्जिकल रोबोट का उदाहरण दिया गया है। ये डॉक्टरों को बहुत ही मुश्किल ऑपरेशन में भी कमाल की सटीकता हासिल करने में मदद करता है। इंसानी हाथ शायद उतना स्थिर न रह पाए। और ये सिर्फ मेडिकल में ही नहीं, उद्योगों में भी होता होगा। निश्चित रूप से। स्रोत कार बनाने वाली कंपनियों का उदाहरण देते हैं, जहां ABB IRB 670 या फैनुक जैसे रोबोट वेल्डिंग और पेंटिंग जैसे काम करते हैं। इंसानों के मुकाबले उनकी फिनिशिंग ज्यादा परफेक्ट होती है, जिसमें कोई कमी ना हो। इससे गाड़ी की क्वालिटी बेहतर होती है। क्वालिटी के साथ साथ उत्पादकता यानी प्रोडक्टिविटी बढ़ाने की बात भी है। क्या ये सिर्फ तेजी से काम करने के बारे में है? तेजी तो है ही, लेकिन ये उससे भी ज्यादा है। रोबोट इंसानों के मुकाबले ज्यादा देर तक बिना रुके पूरी क्षमता से काम कर सकते हैं। स्रोत फिर से कार फैक्ट्रियों का उदाहरण देते हैं, जहां ये रोबोट असेंबली लाइन पर गाड़ियों को तेजी से और लगातार तैयार करते रहते हैं। या फिर अमेज़न के वेयरहाउस में इस्तेमाल होने वाले कीवा रोबोट्स को देखिए। वो सामान को खुद कर्मचारियों तक लाते हैं। इससे सामान ढूंढने और पैक करने में लगने वाला टाइम काफी कम हो जाता है और नतीजा ज्यादा ऑर्डर्स प्रोसेस हो पाते हैं। इसका मतलब उत्पादकता के साथ साथ काम करने का तरीका भी ज्यादा कुशल मतलब एफिशिएंट हो जाता है। बिल्कुल। एफिशिएंसी का मतलब ही है कम समय, कम संसाधन और कम गलतियों के साथ बेहतर नतीजा देना।
और रोबोट इसी के लिए डिजाइन किए जाते हैं। अच्छा। स्रोत बताते हैं कि यूनिवर्सल रोबोट्स के कोबॉट्स हैं, कोलैबोरेटिव रोबोट्स। ये इलेक्ट्रॉनिक्स फैक्ट्रियों में छोटे पुर्जों को जोड़ने जैसे उबाऊ और बार-बार करने वाले काम इंसानों के साथ मिलकर करते हैं। इससे इंसान ज्यादा जरूरी कामों पर ध्यान दे पाते हैं और प्रोडक्शन की स्पीड और सटीकता दोनों बढ़ती हैं। हाँ, और वो Amazon कीवा वाला उदाहरण तो है ही, जिसने ऑर्डर प्रोसेसिंग टाइम 50% तक कम कर दिया। कमाल है ना? और एक चीज जो शायद हम उतना सोचते नहीं, वो है इनका लगातार काम करते रहना बिना थके। हाँ, ये लंबा कार्यकाल वाला पॉइंट भी बहुत महत्वपूर्ण है। रोबोट थकते नहीं हैं, उन्हें लंच ब्रेक या छुट्टियों की ज़रूरत नहीं होती। वो 24 घंटे सातों दिन काम कर सकते हैं और उनकी परफॉर्मेंस में कोई कमी नहीं आती। सही। स्रोत नासा के मार्स रोवर्स का जिक्र करते हैं, क्यूरियोसिटी, परसेवरेंस, जो सालों से मंगल ग्रह पर काम कर रहे हैं, या गहरे समुद्र में खोज करने वाले आरओवीज सेबेस्टियन, जो हफ्तों तक मिशन पर रह सकते हैं। ये सब इंसानों के लिए तो संभव ही नहीं है। और शायद सबसे बड़ा फायदा जो इन स्रोतों में बार बार उभर कर आता है, वो है खतरनाक परिस्थितियों में काम करने की इनकी क्षमता। ये वाकई एक जीवन बचाने वाला पहलू है। रोबोट उन जगहों पर जा सकते हैं और काम कर सकते हैं जहां इंसानों के लिए जाना खतरनाक हो सकता है, जैसे बहुत ज्यादा गर्मी, जहरीली गैसें, रेडिएशन वाले इलाके, या फिर बम को डिफ्यूज करना। हाँ, ये तो बहुत जरूरी है। स्रोत अमेरिकी सेना के टैलॉन रोबोट का उदाहरण देते हैं, जो बम निष्क्रिय करने के काम आता है, या तोशिबा स्कॉर्पियन रोबोट, जो फुकुशिमा जैसे दुर्घटनाग्रस्त न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर जाकर जांच कर सकता है। ये काम इंसान तो कर ही नहीं सकते। तो फायदे तो काफी साफ हैं। सटीकता, रफ्तार, लगातार काम करने की क्षमता और सबसे बढ़कर सुरक्षा। लेकिन जैसा हर तकनीक के साथ होता है, कुछ सीमाएं या कहने की चुनौतियां भी होंगी। स्रोत सामग्री में सबसे पहले ऊंची लागत का जिक्र है। हाँ, ये एक बड़ी बाधा है, खासकर छोटे बिजनेस के लिए। स्रोत बताते हैं कि एक इंडस्ट्रियल रोबोट को खरीदने, लगाने और चलाने का खर्च लाखों या करोड़ों में पहुंच सकता है। इसमें सिर्फ खरीदने का खर्च नहीं, बल्कि उसकी प्रोग्रामिंग, रखरखाव और मरम्मत का खर्च भी जुड़ा होता है। ये रोबोट महंगे तो हैं, पर क्या स्रोत ये भी बताते हैं कि इस कीमत के बावजूद ये इंसानी समझदारी या अचानक बदलती परिस्थितियों से पीछे रह जाते हैं? बिल्कुल, ये उनकी दूसरी बड़ी सीमा है, इंसानी बुद्धि और लचीलेपन की कमी। रोबोट सिर्फ वही करते हैं जिसके लिए उन्हें प्रोग्राम किया गया है। वो इंसानों की तरह सोच समझकर अचानक आई सिचुएशंस में फैसले नहीं ले सकते। उनमें वो कॉमन सेंस या क्रिएटिविटी नहीं होती। अच्छा। स्रोत बताते हैं कि अगर माहौल में कोई अनपेक्षित बदलाव आ जाए, जैसे मान लीजिए कमरे का सामान इधर-उधर हो जाए, तो एक सफाई वाला रोबोट कंफ्यूज हो सकता है या काम करना बंद कर सकता है। और एक चिंता जो अक्सर समाज में उठती है, खासकर जैसे जैसे ऑटोमेशन बढ़ रहा है, नौकरियों का क्या होगा? क्या स्रोत इस पे कुछ कहते हैं? हाँ, स्रोत इस चिंता का जिक्र करते हैं, खासकर उन कामों में जहां एक ही काम बार-बार करना होता है या शारीरिक मेहनत ज्यादा लगती है, जैसे फैक्ट्री की असेंबली लाइन या वेयरहाउस में सामान उठाना। वहां रोबोट के आने से इंसानी कर्मचारियों की नौकरियों पर असर पड़ने का डर जताया जाता है। ये एक सामाजिक और आर्थिक चुनौती है, बिल्कुल। इसके अलावा उनकी निर्भरता भी एक मुद्दा है, मतलब बिजली वगैरह पर। निश्चित रूप से रोबोट बिजली पर चलते हैं और कई बार ठीक से काम करने के लिए उन्हें इंटरनेट या नेटवर्क कनेक्टिविटी की जरूरत भी होती है। अब बिजली चली जाए या नेटवर्क बंद हो जाए तो वो ठप पड़ सकते हैं। साथ ही वो है तो मशीनें ही, उनमें तकनीकी खराबी आ सकती है, सॉफ्टवेयर या हार्डवेयर फेल हो सकता है। स्रोत बताते हैं कि एक रोबोट की खराबी से पूरा प्रोडक्शन लाइन रुक सकता है या कोई दुर्घटना भी हो सकती है। और आखिर में नैतिक और सुरक्षा से जुड़े मुद्दे भी हैं जिनका स्रोत जिक्र करते हैं। हाँ, जैसे जैसे रोबोट ज्यादा ताकतवर और स्वायत्त यानी ऑटोनोमस हो रहे हैं, ये सवाल और भी गहरे होते जा रहे हैं, खासकर संवेदनशील क्षेत्रों में जैसे सेना या हेल्थ केयर। डेटा की प्राइवेसी कैसे मेंटेन होगी? अगर कोई एआई वाला रोबोट गलती करता है तो जिम्मेदार कौन होगा? क्या रोबोट का इस्तेमाल निगरानी या हथियार के तौर पर नैतिक है? ये सब काफी जटिल सवाल हैं जिनके जवाब हमें ढूंढने होंगे। ये तो हुई आज की स्थिति और उसकी चुनौतियां, लेकिन रोबोट हमेशा से ऐसे नहीं थे। स्रोत इनके विकास की कहानी कैसे बताते हैं? ये सफर शुरू कहाँ से हुआ था? स्रोत बताते हैं कि ऑटोमेशन का आइडिया तो बहुत पुराना है, सदियों पुराना, लेकिन ये जो शब्द है रोबोट,
ये अपेक्षाकृत नया है। ये 1920 में एक चेक लेखक थे, कारेल चापेक, उन्होंने अपने नाटक RUR रॉसम्स यूनिवर्सल रोबोट्स में इस्तेमाल किया था। अच्छा। हाँ, और ये शब्द चेक भाषा के रोबोटा से आया है, जिसका मतलब होता है बंधुआ मजदूरी या जबरदस्ती का काम। दिलचस्प है। और पहला मतलब आधुनिक प्रोग्राम करने लायक रोबोट कब बना? स्रोत जॉर्ज डेवॉल के यूनिमेट का जिक्र करते हैं। इसे 1954 में पेटेंट कराया गया था और 1961 में पहली बार जनरल मोटर्स की फैक्ट्री में इस्तेमाल किया गया। ये एक रोबोटिक आर्म थी जिसे कार फैक्ट्री में भारी या खतरनाक काम करने के लिए प्रोग्राम किया जा सकता था। ये समझिए कि इंडस्ट्रियल रोबोटिक्स की शुरुआत थी। फिर इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI का जुड़ा हुआ होगा धीरे धीरे? हाँ, बिल्कुल। AI, खासकर मशीन लर्निंग, ने रोबोट को सीखने और अपने माहौल के हिसाब से ढलने की ताकत दी। स्रोत iRobot के रूम्बा 2002 का उल्लेख करते हैं, जिसने घरेलू रोबोटिक्स को काफी लोकप्रिय बनाया। वो सिर्फ एक तय रास्ते पर नहीं चलता, बल्कि कमरे के नक्शे को समझकर खुद अपना रास्ता बनाता है, सीखता है। और फिर कोबोट्स आए जिनका जिक्र हमने पहले भी किया था। सही कहा। 2010 के दशक में यूनिवर्सल रोबोट्स जैसी कंपनियों ने सहयोगी रोबोट्स यानी कोबॉट्स पेश किए। ये ऐसे रोबोट थे जिन्हें इंसानों के साथ बिना किसी पिंजरे या घेरे के सुरक्षित तरीके से काम करने के लिए डिजाइन किया गया था। इससे ऑटोमेशन ज्यादा लचीला और ज्यादा लोगों की पहुंच में आ गया। और आज हम कहाँ खड़े हैं इस विकास यात्रा में? मतलब आजकल के रोबोट्स कैसे हैं? स्रोत बताते हैं कि आज हम AI संचालित स्वायत्तता के दौर में है। आजकल के रोबोट डीप लर्निंग, कंप्यूटर विजन यानी देखकर चीजों को समझने की क्षमता और नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग यानी भाषा समझने की क्षमता जैसी तकनीकों का इस्तेमाल कर रहे हैं। जैसे टेस्ला का ऑप्टिमस रोबोट, जिसे सामान्य इंसानी काम करने के लिए बनाया जा रहा है, या फिर उद्योगों में इस्तेमाल हो रहे एडवांस्ड कोबॉट्स जो इंसानों के साथ और भी करीबी से, ज्यादा समझदारी से काम कर सकते हैं। ये सब इसी दिशा के उदाहरण हैं। जैसे जैसे रोबोट्स ज्यादा समझदार और खुद से फैसले लेने वाले होते जा रहे हैं, उनके व्यवहार को कंट्रोल करने के लिए कुछ नियमों की जरूरत महसूस होती होगी। स्रोत यहाँ आइजैक आसिमोव के मशहूर नियमों का जिक्र करते हैं। ये क्या है और क्यों महत्वपूर्ण माने जाते हैं? हाँ, आइजैक आसिमोव एक बहुत प्रसिद्ध साइंस फिक्शन लेखक थे। उन्होंने 1942 में अपनी कहानियों में रोबोट के व्यवहार को नियंत्रित करने के लिए 3 नियम बनाए थे। अब हालांकि ये काल्पनिक नियम है, लेकिन स्रोत बताते हैं कि ये रोबोट एथिक्स यानी रोबोट से जुड़े नैतिक मुद्दों पर होने वाली बहसों के लिए एक आधार बन गए हैं, खासकर अब जब AI वाले रोबोट ज्यादा आम हो रहे हैं। पहला नियम क्या कहता है? पहला नियम है सुरक्षा को सबसे ऊपर रखना। एक रोबोट किसी इंसान को चोट नहीं पहुंचाएगा या अपनी निष्क्रियता के जरिए, मतलब कुछ न करके भी, किसी इंसान को नुकसान नहीं पहुंचने देगा। इसका सीधा सा मतलब है कि इंसानी सुरक्षा सबसे पहले। ठीक है। जैसे स्रोत उदाहरण देते हैं कि फैक्ट्री में काम करते रोबोट को फौरन रुक जाना चाहिए अगर कोई इंसान अचानक उसके रास्ते में आ जाए। अपनी सुरक्षा से पहले इंसान की सुरक्षा। और दूसरा नियम है आज्ञा मानना। एक रोबोट को इंसानों द्वारा दिए गए आदेशों का पालन करना चाहिए, सिवाय उन आदेशों के जो पहले नियम का उल्लंघन करते हों। यानी रोबोट को हुक्म मानना है, लेकिन तब तक ही जब तक इंसानी सुरक्षा खतरे में ना पड़े। अच्छा, इसका कोई उदाहरण? स्रोत एक उदाहरण देते हैं कि अगर रोबोट को चाकू पकड़ाने को कहा जाए तो वो दे देगा, लेकिन अगर उसे लगे कि इससे इंसान को चोट लग सकती है, जैसे कोई बच्चा मांग रहा हो, तो उसे पहले नियम के तहत मना कर देना चाहिए। और तीसरा नियम अपने बचाव के बारे में है? हाँ, तीसरा नियम कहता है एक रोबोट को अपने अस्तित्व की रक्षा करनी चाहिए जब तक कि ऐसी सुरक्षा पहले या दूसरे नियम का उल्लंघन न करती हो। मतलब रोबोट खुद को बचाएगा, लेकिन इंसानी सुरक्षा या जरूरी आदेश मानने की कीमत पर नहीं। जैसे एक सफाई वाला रोबोट खुद को सीढ़ियों से गिरने से बचाएगा, लेकिन अगर उससे बचाने के चक्कर में किसी इंसान को धक्का लगने का खतरा हो, तो वो इंसान को प्राथमिकता देगा, खुद को गिरने देगा। ये नियम सुनने में तो बहुत सही लगते हैं, पर क्या स्रोत ये बताते हैं कि असल दुनिया में इन्हें लागू करना कितना प्रैक्टिकल है?
खासकर जब स्थितियां बहुत जटिल हों? स्रोत सीधे तौर पर इस पर टिप्पणी नहीं करते, लेकिन ये तो साफ है कि ये नियम एक आदर्श स्थिति दिखाते हैं। असल दुनिया में ऐसी बहुत सी विरोधाभासी स्थितियां हो सकती हैं जहां इन नियमों को हूबहू लागू करना मुश्किल हो, पर हाँ, ये नियम चर्चा का एक जरूरी हिस्सा बने हुए हैं। चलिए अब जरा रोबोट्स के वर्गीकरण पर आते हैं। स्रोत उन्हें कई आधारों पर बांटते हैं। पहला है उनके काम करने के इलाके या क्षेत्र के आधार पर। हाँ, स्रोत सबसे पहले जमीनी रोबोट यानी लैंड रोबोट्स की बात करते हैं। इनमें पहियों वाले रोबोट होते हैं जो समतल जमीन पर अच्छे चलते हैं, जैसे अमेज़न के कीवा वेयरहाउस रोबोट या अपना इसरो का प्रज्ञान रोवर जो चांद पर चला था। और अगर जमीन उबड़-खाबड़ हो, पहाड़ी जैसी, उसके लिए पैरों वाले रोबोट्स हैं, जैसे बॉस्टन डायनेमिक्स का वो 4 पैरों वाला कुत्ता जैसा रोबोट स्पॉट, या एनिमल जो मुश्किल रास्तों पर चलकर इंडस्ट्रियल इंस्पेक्शन कर सकता है। ये सीढ़ियां भी चढ़ सकते हैं। और फिर ट्रैक वाले रोबोट भी हैं, जैसे टैंक में ट्रैक होते हैं ना, वो कीचड़, रेत या पथरीले इलाकों के लिए बेस्ट होते हैं। पैकबॉट या टैलन जैसे मिलिट्री रोबोट इसी तरह के होते हैं। जमीन के बाद हवा की बात करें तो एरियल रोबोट्स कैसे होते हैं? स्रोत इनमें भी कई तरह के बताते हैं। एक तो है घूमने वाले पंखों वाले रोटरी विंग्स, जैसे हमारे आम ड्रोन या हेलीकॉप्टर। अमेज़न प्राइम एयर के डिलीवरी ड्रोन या खेती में निगरानी और दवाई छिड़कने वाले DJI ड्रोन, वो सब इसी में आते हैं। अच्छा। फिर कुछ ऐसे भी हैं जो पक्षियों की तरह पंख फड़फड़ाकर उड़ते हैं, जैसे स्मार्ट बर्ड। ये शांत निगरानी या रिसर्च के लिए उपयोगी हो सकते हैं। अरे वाह। और विमान जैसे एयरप्लेन रोबोट्स भी होते हैं, जैसे बड़े कार्गो ड्रोन्स या भविष्य की सेल्फ फ्लाइंग एयर टैक्सी। विस्क एरो EVTOL का जिक्र है। जमीन, हवा और पानी के नीचे वाले भी होते होंगे? बिल्कुल, पानी के नीचे काम करने वाले रोबोट अंडर वाटर रोबोट्स भी हैं। स्रोत इन्हें मुख्य रूप से 2 कैटेगरी में बांटते हैं। एक ROVs, रिमोटली ऑपरेटेड व्हीकल्स, जिन्हें इंसान सतह से केबल के जरिए कंट्रोल करते हैं। ओके। और दूसरे AAVs, ऑटोनोमस अंडर वाटर व्हीकल्स, जो बिना इंसानी कंट्रोल के AI और सेंसर की मदद से अपना मिशन पूरा करते हैं। ये गहरे समुद्र की खोज, मैपिंग या पाइपलाइन इंस्पेक्शन जैसे कामों में इस्तेमाल होते हैं। वर्गीकरण का एक और आधार स्रोत बताते हैं कि उन्हें कंट्रोल कैसे किया जाता है। हाँ, इस आधार पर 2 मुख्य प्रकार हैं। पहला है मैनुअल। इन्हें पूरी तरह इंसान कंट्रोल करते हैं, रिमोट से, जॉयस्टिक से या किसी तार वाले कनेक्शन से। जैसे हम ड्रोन उड़ाते हैं, DJI Air 3 का जिक्र है, या बॉम्ब निष्क्रिय करने वाले टैलन को ऑपरेट करते हैं। और दूसरा है स्वचालित रोबोट, ऑटोमेटेड। ये खुद से काम करते हैं, बिना लगातार इंसानी दखल के। इन्हें एक बार प्रोग्राम कर दिया जाता है और ये अपना काम करते रहते हैं, जैसे वो रूम्बा वैक्यूम क्लीनर या अमेज़न कीवा रोबोट। स्रोत एक और बहुत ही रोचक कैटेगरी का जिक्र करते हैं, जैव प्रेरित रोबोट्स, बायो इंस्पायर्ड रोबोट्स। ये क्या चीज है? ये वो रोबोट है जिन्हें डिजाइन करते समय प्रकृति से आइडिया लिया गया है। किसी जानवर या पौधे की बनावट या उसके काम करने के तरीके की नकल की गई है। अच्छा, नकल क्यों? स्रोत बताते हैं कि इसका मकसद सिर्फ नकल करना नहीं है, बल्कि प्रकृति ने लाखों सालों में जो बेस्ट डिजाइन बनाए हैं उनसे सीखना है, ताकि ज्यादा कुशल, लचीले और बुद्धिमान रोबोट बनाए जा सके, जो मुश्किल कामों को आज के रोबोट से बेहतर तरीके से कर पाएं। क्या स्रोत इसके कुछ मजेदार उदाहरण देते हैं? हाँ, कई हैं। जैसे मानवाकार रोबोट्स ह्यूमनॉइड सोफिया का नाम है, जो इंसानों की तरह चेहरे के भाव बना सकती है और बात कर सकती है, या पेपर रोबोट जो दुकानों और अस्पतालों में लोगों से बात करने के लिए इस्तेमाल होता है। फिर सांप जैसे रोबोट्स हैं, एमेम्बा या स्नेक बॉट, जो मलबे के नीचे या पतली पाइपों में घुस सकते हैं। पक्षियों से प्रेरित स्मार्ट बर्ड है, जो बहुत कम एनर्जी इस्तेमाल करके उड़ सकता है। कमाल है। यहाँ तक कि कीड़ों से प्रेरणा लेकर रोबो स्पाइडर, तंग जगहों में जांच के लिए, या रोबो बी, शायद भविष्य में फूलों का परागण करने के लिए, जैसे छोटे छोटे रोबोट भी बनाए जा रहे हैं। ये तो वाकई कमाल है कि हम प्रकृति से सीखकर मशीनें बना रहे हैं। अब अगर हम इन सब बातों को समेटें और देखें कि असल दुनिया में ये रोबोट कहाँ इस्तेमाल हो रहे हैं, तो स्रोत किन मुख्य क्षेत्रों का उल्लेख करते हैं? स्रोत कई सारे क्षेत्रों का जिक्र करते हैं। जैसे घरेलू इस्तेमाल में देखें तो रूम्बा सफाई के लिए, राइली घर की सुरक्षा के लिए, मिको मनोरंजन के लिए और रोबर बुजुर्गों की मदद के लिए, उन्हें उठाने बैठाने में।
और घर के बाहर जैसे इंडस्ट्री और फैक्ट्रियों में? वहाँ तो इनका बहुत बड़ा रोल है। अमेज़न की व वेयरहाउस में, ABB, IRB 6700 ऑटोमोबाइल फैक्ट्रियों में वेल्डिंग और असेंबली के लिए, और यूनिवर्सल रोबोट्स के कोबोट्स इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे उद्योगों में बार बार करने वाला काम करने के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं। ये बातें हमने पहले भी की। सही। चिकित्सा क्षेत्र में इनका क्या योगदान है? चिकित्सा में डाविंची सर्जिकल रोबोट का जिक्र है, जो मिनिमली इन्वेसिव सर्जरी में डॉक्टरों की मदद कर रहा है। इससे मरीज जल्दी ठीक होते हैं। और रोबर और पेपर जैसे रोबोट मरीजों की देखभाल में, उन्हें चलाने फिराने या उनसे बात करने में मदद कर सकते हैं। रक्षा और सुरक्षा में भी इनका उपयोग काफी बढ़ रहा है लगता है। हाँ, स्रोत बताते हैं कि जमीनी रोबोट्स जैसे टैलन UGV गश्त या बम निष्क्रिय करने में काम आ रहे हैं। हवाई ड्रोन जैसे हेरन UAV निगरानी या जासूसी में, और पानी के नीचे के सी फॉक्स जैसे रोबोट UUV माइंस का पता लगाने में इस्तेमाल हो रहे हैं। और क्या मनोरंजन या खेती जैसे क्षेत्रों में भी ये पहुंच गए हैं? बिल्कुल। मनोरंजन में सोफिया या पेपर जैसे रोबोट लोगों का एंटरटेनमेंट करते हैं, शो करते हैं, और खेती यानी एग्रीकल्चर में भी एक तरह की क्रांति ला रहे हैं। कैसे? स्रोत बताते हैं कि रोबोटिक आर्म्स अब फलों और सब्जियों की तुड़ाई कर रही हैं, ऑटोमेटिक रोबोट घास काट रहे हैं, और DJI जैसे ड्रोन फसलों की निगरानी और कीटनाशकों का छिड़काव ज्यादा सटीकता से कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर हमने आज रोबोट की परिभाषा से लेकर उनके काम करने का तरीके, उनके फायदे और नुकसान, उनका इतिहास, वो कितने प्रकार के होते हैं, और असल दुनिया में उनके अनगिनत उपयोगों पर बात की। और ये सारी जानकारी हमें मिले स्रोतों